स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नदियों की श्रृंखला के तहत आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा वीडियो, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा एक एक प्रश्न। इसके पहले जिन बच्चों में वीडियो नहीं देखा है, गंगा नदी का पूरा मैं बना चुका हूं। उसके साथ में यमुना जो गंगा की सहायक नदी है, सिंधु नदी के बारे में और सिंधु नदी का पूरा अपवाह तंत्र, जिसमें कि जो पंचनद आती हैं और सिंधु नदी किस प्रकार कहां से निकलती है और भारत में कितनी दूरी तय करती है, कितना क्षेत्रफल कवर करती है, बांध वगैरह के बारे में, क्योंकि इस समय वर्तमान में इस पर भी इश्यू चल रहा है कि कौन कौन से बांध सिंधु नदी के पानी को रोकने में सहायक हैं। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नदियों की श्रृंखला के तहत। तो इंडियन रिवर सिस्टम के तहत ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का, जिससे कि मैं फिर आगे आरंभ करूं। आप स्लाइड अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको पढ़ने में भी हेल्पफुल होगी। दो चित्र मैंने यहां पर बनाए हैं, एक हमारा जो डिटेल में है, आप रे डायग्राम देख सकते हैं, और दूसरा इंडिया में मैप के अकॉर्डिंग किस प्रकार उसकी पोजीशन है वो बताने के लिए। तो आप पोजीशन देख सकते हैं, ये जो डार्क ग्रीन वाली लाइन है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं, उन नामों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की श्रेणी, ये कैलाश पर्वत की यहां पर श्रेणी है, मानसरोवर झील के पास पुरंग जिले के पास से होता है। चेमा युंग डुंग हिमनद है यहाँ पे, एक चेमा युंग डुंग हिमनद है यहाँ पे। इसके पहले मैंने सिंधु नदी में भी, अच्छा जो छोटे मोटे हिमनद हैं वो इसी के आसपास हैं, जैसे बंदर पूंछ है ना, वो भी, गोमुख वो भी इसी के पास में है। तो गोमुख जो है वो मुख्य रूप से जाना जाता है, जो गोमुख से पूरी की पूरी, आप ये मान लीजिए, होता क्या है कि हिमनद से, कई सारे हिमनद से छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं और वो आगे थोड़ा बढ़ती हैं, तो वो एक जलधारा का निर्माण कर लेती हैं और फिर वो एक नदी के रूप में आगे बढ़ने लगती हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि लगभग जो नदियां हैं वो इसी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पुरंग जिला के पास में तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के पास से चेमा युंग डुंग हिमनद के पास से निकलती हैं। जब यहां से ये निकलती हैं, आगे बढ़ती है, यहां पर इस नदी का नाम सांगपो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये इधर पूरब दिशा है, मैप में आपको पता ही होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो जब ये पूरब दिशा की ओर अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बती भाग के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, इसे सांगपो के नाम से तो यहां जाना ही जाता है, लेकिन इस सांगपो का अर्थ होता है प्योरीफायर। ध्यान रखिएगा, प्योरीफायर, या इसको हम कह सकते हैं शोधक। प्योरीफायर जैसे घर में नहीं लगा होता है वाटर प्योरीफायर, पानी को शुद्ध करने वाला, तो इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर, ये मुख्य हिमालय की श्रेणी है यहां से यहां तक, और इसी के समांतर बहती है। लगभग 1100-1200 किलोमीटर ये समांतर बहती है। और इसके बाद जब दक्षिण की ओर मुड़ती है, एक मोड़ बनाती है, देखिए नीचे की ओर दक्षिण है तो एक मोड़ बनाती है, और इसी जगह पर है नमचा बरवा पर्वत। इसी जगह पर है मध्य हिमालय के पास में नमचा बरवा पर्वत, जो कि 7755 मीटर लगभग ऊंचा है, और इसी के पास में एक महाखड्ड बनाती है। महाखड्ड या गार्ज कह सकते हैं इसको हम। गार्ज का मतलब होता है कि ऐसा बन जाता है जैसे नदी कोई गिरती है तो बहुत गहरा खड्ड बन जाता है, तो यहां पर एक गहरी खाई या खड्ड या कंदरा हम कह सकते हैं, बहुत गहरा बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि एक बहुत तेज बहाव वाली नदी का रूप यहां से ले लेती है। यानी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब यहां पहुंचती है महाखड्ड के पास में, क्योंकि बहुत गहरा हो जाता है और ऊंचाई से काफी पानी आ रहा होता है, तो बहुत तीव्र गति से पानी यहां पर प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है। आगे ये पश्चिम दिशा की ओर जब आगे बढ़ती है तो पश्चिम दिशा की ओर नीचे आती है, धीरे धीरे ऐसे आती है,
ठीक है। और यहां अरुणाचल प्रदेश, तो ये भारत में कहां से प्रदेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पास में ये प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दोस्तों हो जाता है दिहांग, ठीक है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम इसका पड़ जाता है। यहां पर सांगपो था तिब्बत के पठार में आगे बढ़ते हुए, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है, दिहांग नाम हो जाता है। फिर ये क्या होता है कि और पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ती जाती है। यहीं पर इसमें ये नदियां मिलती हैं, देखिए दिबांग नदी और लोहित नदी। इस दिबांग को सियांग नदी भी कहा जाता है और ये लोहित, तो इसकी ये जो सहायक नदियां हैं, जैसे बूढ़ी दिहांग भी है यहीं से, तो बूढ़ी दिहांग और लोहित और दिबांग ये इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। इसके बाद ये नदी असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है और असम में जब पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यही असम में माजुली द्वीप है, पता ही होगा माजुली द्वीप, जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहा जाता है। ये माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं कहेंगे, इसे द्वीप कहेंगे, नदी द्वीप कहेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ठीक है। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ये असम में पहुंचती है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ जाता है। आगे ये पश्चिम की ओर जब और आगे बढ़ती है, ये यहां असम से जब आगे बढ़ती है तो 750 किलोमीटर असम की घाटी में लगभग बहती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बांग्लादेश है, आप देखिए ये जो है ये बांग्लादेश है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इसमें तीस्ता नदी है ना, आप यहां पर देख लो, बांग्लादेश में जब आती है तो इसमें तीस्ता नदी इसमें इसकी सहायक नदी के रूप में इसमें मिलती है दाहिने किनारे से आकर। इसके बाद जब ये तीस्ता नदी इसमें मिल जाती है आके, तो फिर इन दोनों की संयुक्त जलधारा जब आगे बढ़ती है ये, तो इसे कहा जाता है जमुना, ठीक है। याद रखिएगा, जब इन दोनों की यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से आई है और ये तीस्ता जब इसमें मिल जाती है तो ये जमुना कही जाती है, ठीक है। तो इसे जमुना कहा जाता है। फिर क्या होता है, ये आगे इसमें पद्मा नदी गंगा के साथ मिलकर, यानी जो पद्मा नदी है गंगा के साथ मिलकर, जब पद्मा नदी इसमें मिलती है और गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है ना। तो इस तरह से इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में मैंने बताया। देखिए संकोस, तीस्ता, रंगा, मानस, सुबनसिरी, ठीक है, धनसिरी, बराक, कालादान, सुरमा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जहां से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सहायक नदियों के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे संकोस नदी है ना, आप चित्र में यहां पर देख रहे हैं, ये संकोस नदी धुबरी के पास में आके मिलती है आके हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में। तो संकोस नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है, उत्तरी भूटान से आती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ऐसे ही तीस्ता नदी आप देखोगे तो तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत के नितामू झील के किनारे से निकलती है, तिब्बत के नितामू झील के किनारे से निकलती है और रंगपुर जिले में बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है हमारी इस नदी में। तो ये भी एक काफी बड़ी तीस्ता नदी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तीस्ता जल बंटवारा काफी फेमस रहा है, तो इसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा कि तीस्ता जल विवाद क्या था। तो तीस्ता जल विवाद किन किन राज्यों, किन किन देश या कहां कहां से संबंधित था, तो उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको बताता हूं इसके बारे में। तो तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर एक लंबा और जटिल विवाद है। ये विवाद मुख्यतः बांग्लादेश की तीस्ता नदी के पानी की आवश्यकता को लेकर है, जिसे बांग्लादेश के लाखों लोग सिंचाई और खेती और घरेलू उपयोग पर निर्भर है। इसमें जो विवाद का कारण था वो ये बांग्लादेश मतलब इस पर जो है उचित बंटवारा नहीं हुआ था। अब 1983 में दोनों देशों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ था, लेकिन इसे एक स्थायी
समाधान के रूप में नहीं देखा गया और विवाद जारी रहा। 2011 में एक समझौता प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण ये रद्द हो गया था। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है विवाद। तो अब जैसे भारत की चिंता क्या है कि भारत खासकर पश्चिम बंगाल इस नदी पर निर्भर है और उसे लगता है कि बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिए जाने के कारण उसकी सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो बंगाल थोड़ा इसका ज्यादा विरोध कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम हो रही। तो ये काफी सारी इसकी चीजें हैं। तो तीस्ता जल बंटवारा जो है काफी बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रंगा नदी एक्चुअल में ये रंगित नदी भी कही जाती है, जो सिक्किम में अवस्थित कहा जाता है। ये जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है रंगा नदी। यहाँ जो है रंगा से शब्द से ध्यान रखिएगा, रंगा नदी यानी जल क्रीड़ा। यहाँ पर पानी में थोड़ा सा कैंपिंग वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे जो जल से संबंधित खेल होते हैं वो उसके लिए जानी जाती है। मानस नदी, ये मानस नदी एक्चुअल में तिब्बत के पठार, ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय में से एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में आते हुए ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। ऐसे ही सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है, हिमालय क्षेत्र से आती है और नदी का मार्ग बहुत लंबा है। पर्वतों से निकलने के बाद ऊपरी असम के मैदानों में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो असम के ऊपरी मैदान है यहाँ पर 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग, और आगे ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। बराक नदी, ये नागालैंड के माउंट जापो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बराक नदी के बारे में, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो बराक नदी जैसे ऐसे नॉर्मल ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बराक नदी जो है इसका उद्गम कहां पर है, तो नागालैंड के माउंट जापो मैं लिख देता हूं, जापो ये एक माउंट है, मतलब पर्वत है, जापो पर्वत से निकलती है नागालैंड के। और मणिपुर के दक्षिण से बहती हुई कैंची मोड़, है ना, एक नाम है जगह का, कैंची मोड़ का निर्माण करती है और इसी नदी बेसिन में मासिन राम में चेरापूंजी में स्थित है। वहीं जाकर, जहां आपको पता ही मासिन राम चेरापूंजी जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वहां से जाके वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद कालादान नदी एक्चुअल में ये मिजोरम के दक्षिणी भाग में प्रवाहित करती है ना, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जाके दक्षिण की ओर से मिलती है और फिर गिर जाती है जाके आगे। सुरमा नदी, ये मणिपुर के ऊपरी भाग में स्थित है ना, ऊपरी भाग में, मणिपुर के ऊपरी भाग में, और इसमें लगभग इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर के आसपास है और ये पद्मा और गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा में जाके मिल जाती है। जाके जब यहाँ पे आती है तो ये पद्मा, गंगा और जमुना इनकी संयुक्त जलधारा में यहाँ से आते ऐसे मिल जाती है आके। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुरमा नदी के बारे में भी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप अच्छे से कवर करिएगा, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भारत में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम, फिर मेघालय में भी इसका थोड़ा रीजन है, और फिर बांग्लादेश, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है जाके। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, यही सुंदरवन डेल्टा एक्चुअल में अगर हम देखें जैव विविधता के लिए बहुत प्रचुर यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मतलब बहुत सारी प्रजातियां देखने को यहाँ पर मिलती हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की। तो जैव विविधता के लिए ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, ये हमारा जो सुंदरवन का डेल्टा है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। दोस्तों अगला जो वीडियो हम कल आपके लिए लेके आने वाले हैं वो होगा हमारा प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र। ऊपर मैं लगभग डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ से एक नदी जो जाती है इधर वो हमारी सिंधु नदी, और यहाँ से सिंधु की जो सहायक नदियां जैसे चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सब निकलती हैं, उनकी चर्चा कर चुका हूं मैं। गंगा नदी के बारे में बता चुका हूं, इसकी यमुनोत्री से आती है, यहाँ से निकलकर सहायक नदी यमुना, उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी सब चर्चा हो चुकी है। अब प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं यानी प्रायद्वीपीय भाग की, इस भाग की, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर फॉलो नहीं किया हमारे पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज गाइस शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, शेयर करने से थोड़ा मनोबल हाई होगा, जिससे कि ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को एक
आगे लेवल तक लेके जाइए। और अगर कोई किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।